ये कविता जो है पर्वत प्रदेश में पावस, इसमें कवि ने चित्रात्मक शैली का वर्णन करते हुए वर्षा ऋतु के समय पहाड़ी स्थान पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनका सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैंने इसका पहला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट इसका से बता देती हूँ कि पावस वितुथी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि के अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर जब तेज बारिश होती है उस समय प्रकृति जो है वो हर क्षण एक नया रूप लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। प्रकृति जो है हमेशा अपना रूप बदलती रहती है। कभी तेज बारिश होती है, फिर कभी तेज गर्मी हो जाती है, कभी हवाएं चलती है, कभी काली घटा छा जाती है, फिर धूप निकल आती है। तो इसी तरह से कवि के अनुसार पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति एक सुंदर रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कवि के अनुसार मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन पार। वर्षा ऋतु में जो पहाड़ होते हैं, जब हम दूर से पहाड़ों को देखते हैं वो गोलाईदार दिखाई देते हैं, यानी करदनी के आकार के दिखाई देते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। उन पहाड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे फूल लगे हुए होते हैं, जब पहाड़ों पर तेज बारिश होती है पानी जो है वो नीचे जमा हो जाता है और उस जमे हुए पानी में, यानी वो पानी इतना साफ होता है कि वो आईने की तरह प्रतीत होता है। उस जमे हुए पानी में जब पर्वत की छाया और उस पर खिले हुए सुंदर फूलों की छाया पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पर्वत जो है वो अपनी फूलों रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर अपनी सुंदरता को उस आईने में देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेखलाकार पर अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। पहाड़ अपनी छाया जब उस पानी में देखते हैं तब ऐसा लगता है कि वो अपनी सुंदरता को और अपने विशाल आकार को उस पानी में देख रहे हैं। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। और वो वर्षा ऋतु का पानी जो पहाड़ों पर नीचे भी एक तालाब की शक्ल ले लेता है, एक तालाब की तरह होता है जो एक आईने जैसा प्रतीत होता है। नीचे वाली पंक्तियों में गिरिका गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि के अनुसार जब बारिश की बूंदें उस पर पड़ती है, तेज बारिश की बूंदें, तो झरझर जैसी जो झरनों के बहने की आवाज आती है, ऐसा लगता है वो झरने जो है वो वास्तव में पहाड़ों की सुंदरता के गीत गा रहे हों। और ये सुंदर गीत सुनकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में, उसकी नस नस में नशा सा छा जाता है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे नेत्र। जब ऊपर से झरने के रूप में पानी की बूंदें गिरती हैं तो मोती की लड़ियों की तरह प्रतीत होती हैं, और जब ये बूंदें जोर से नीचे गिरती हैं तो झाग उत्पन्न करती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है जब पानी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो एक झाग जैसी, जिसे हम फेना कहते हैं, फेना बन जाता है। तो कवि ने यहाँ पर तुलना की है कि जो झरने की मोती की बूंदें हैं वो वास्तव में मोतियों की तरह प्रतीत होती हैं। आपको इन दोनों का समझ आ गया होगा। अब नीचे वाले का पहले हम इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे। गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर का मतलब हुआ पहाड़, उर माने हृदय, उच्च आकांक्षाओं के तरवर। उच्च आकांक्षा का मतलब होता है ऊंची उड़ने की इच्छा रखना या ऊंची उठने की इच्छा रखना। तरुवर माने पेड़ है, झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव का मतलब होता है शांत, नभ माने आकाश। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष का मतलब होता है एक टक, अटल माने स्थिर, चिंता पर माने चिंता मग्न होना, रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करना। अब इन पंक्तियों में कवि ने हमें पहाड़ों की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताया है कि पहाड़ों पर
जो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए होते हैं। पहाड़ों पर अक्सर क्या होता है, आपने देखा कांटेदार छोटे छोटे पेड़ लगे हुए होते हैं। उनकी ओर देखकर कवि का कहना है कि गिरवर के उर से उठ उठकर पहाड़ों के हृदय पर जो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कि वो ऊंचे होकर आकाश को छूने की इच्छा रखते हो। अर्थात वो छोटे छोटे पेड़ जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में और ऊंचा उठने की तमन्ना जाग रही है। झांक रहे नीरव नभ। झांकना माने देखना। ऐसा लगता है कि अपना सिर ऊंचा करके वो छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो शांत आकाश को देख रहे हैं, उसको छूने की कोशिश कर रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। वो पेड़ जो हैं, क्योंकि जब पेड़ बारिश होती है तेज तो पेड़ जो हैं वो स्थिर से हैं। ऐसा लग रहा है वो एकटक होकर आकाश, शांत आकाश की उस सुंदरता को देख रहे हैं और उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में कवि कहता कुछ चिंता पर। यद्यपि वो पेड़ एकटक है शांत भाव से, लेकिन उनके चेहरे पर एक चिंता है। चिंता किस बात की है? ऐसा लग रहा है मानो वो प्रकृति के इस आकाश के उस रहस्य को जानना चाह रहे हों, इस रहस्य के बारे में सोच रहे हों कि ये आकाश कैसा है, प्रकृति कैसी है। तो कवि के अनुसार आकाश जो है वो एकदम शांत है और पहाड़ों पर जो बादल छाए हुए, पहाड़ों पर जो छोटे छोटे पेड़ हैं, वो ऐसा लग रहा है मानो कि वो आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हों, उनके अंदर और ऊंचा उठने की तमन्ना जाग रही हो। दूसरे नेक्स्ट पैराग्राफ में उड़ गया अचानक लोभ भूधर। अब कवि फिर से यहाँ पर प्रकृति की परिवर्तन के बारे में बता रहा है। जो प्रकृति जो है वो कैसे अपना रूप बदल लेती है। उड़ गया अचानक लोभ भूधर। अब यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ को, भूधर का मतलब होता है पहाड़। फड़का अपार पारद के पार। फड़का माने फड़कना, हिलना। पारद के पर, पारद के पर। पारद माने होता है पारा, मरकुरी जिसे कहते हो। थर्मामीटर में जो होता है जिससे हमें पता चलता है, जो चीज जिसे मरकुरी कहते हैं उसे हिंदी में पारा कहा जाता है। पारे के समान। रव शेष रह गए है निर्जर। रव शेष का मतलब होता है केवल आवाज रह जाना। निर्झर माने झरना। है टूट पड़ा भू पर अंबर। भू माने धरती पर, अंबर माने आकाश। टूट पड़ा माने तेज बारिश होना। अब इन पंक्तियों में कवि ने पावस ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में अचानक कैसे प्रकृति बदल जाती है। पहले तो दिखाई देता है कि तेज बारिश हो रही है, झरने गिर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि पहाड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो ऐसा लग रहा है मानो आकाश की ऊंचाई को छूने की कोशिश कर रहे हो। वो छोटे छोटे पेड़ ऐसा दिखते हैं मानो कि वो उस रहस्य को जानना चाह रहे हो कि आकाश का रहस्य क्या छिपा हुआ है, प्रकृति में क्या रहस्य छिपा हुआ है। उसके बाद अचानक ही प्रकृति जो है वो अपना रूप बदल लेती है और तेज बारिश होने लग जाती है। जब पहाड़ों पर बहुत तेज बारिश पड़ती है तो क्या होता है, पानी जब जोर से नीचे गिरता है तो भाप उड़ती है, जिसके कारण चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है, यानी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसे देखकर कवि कल्पना करता है, उड़ गया अचानक लो भूधर। इतनी तेज बारिश होने लगती है, ऐसा लगता है मानो भूधर माने पहाड़, अचानक से पहाड़ कहीं उड़ गया हो, कहीं गायब हो गया हो। जबकि साधारण सी बात है, जब बारिश बहुत तेज पड़ती है तो पानी की बूंदें जब धरती पर तेजी से गिरती हैं तो इतना धुआं उठता है कि प्रकृति जो है वो एकदम विलुप्त हो जाती है, सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देता है। जिसे देखकर कवि ये कल्पना करता है, ऐसा लगता है मानो अचानक से पहाड़ जो है वो उड़ गया हो। फड़का अपार पारद के पार। फिर क्या होता है, अचानक से क्या होता है,
हल्की सी धूप निकलती है और लहराता हुआ बादल, ये जिस तरह से पारा जो है, पारा जहां भी कहीं भी होगा वो स्थिर नहीं होता है, हिलता रहता है। तो कवि कहता है ऐसा लगता है मानो कि जो पहाड़ जो था वो एकदम उड़ गया और अचानक से हिलता हुआ पारे की तरह दिखाई देने लगता है। रव शेष रह गए हैं निर्जन। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। अब सिर्फ केवल निर्झर यानी झरनों के गिरने की आवाज सुनाई देती है। केवल झरने जो हैं उन्हीं की आवाज सुनाई देती है। बारिश बंद हो जाती है, सारा वातावरण शांत हो जाता है टूट पड़ा भू पर अंबर। थोड़ी देर के लिए सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई देती है और फिर अचानक से बारिश हो जाती है। ऐसा लगता है मानो आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा हो, अर्थात आकाश से बारिश के रूप में सारा आकाश जो है वो धरती पर आ गया हो। इस तरह से पहाड़ों पर वर्षा ऋतु हर पल एक नया रूप धारण करके प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब अंतिम पैराग्राफ में, धस गए धरा में सब है शाल। धस गए का मतलब होता है अंदर घुस जाना, धरती के अंदर समा जाना। धरा माने धरती, सब भय, भय के माने डर के कारण। शाल, शाल एक प्रकार के छोटे छोटे पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ों पर कांटेदार पेड़ होते हैं, उन्हें शाल का वृक्ष कहा जाता है। वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ताल माने तालाब। यू जलद यान में विचर, जलद यान का मतलब होता है बादलों रूपी विमान या जहाज। विचर माने घूमना। था इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्रजाल का मतलब होता है जादुई खेल। अब इस पंक्ति में एक बार कवि फिर प्रकृति का एक दूसरा अनोखा रूप हमें बता रहे हैं। इससे पहले वाली पंक्तियों में उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से तेज बारिश होती है और किस तरह से चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि पहाड़ कहीं उड़ गया हो। फिर अचानक से हल्का पारद की तरह, पारे की तरह लहराते हुए पहाड़ दिखाई देते हैं और उसके बाद इतनी तेज बारिश होती है, ऐसा लगता है मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और फिर बारिश बंद हो जाती है, सिर्फ झरनों के बहने की आवाज सुनाई देती है। अब अंतिम पहरे में कवि ने प्रकृति का एक नया रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार जब आकाश से तेज गति से बारिश होती है तो क्या होता है, पानी इतना भर जाता है जिसमें पहाड़ जो है, ऐसा लगता है पहाड़ और उस पर जो खिले हुए पेड़ होते हैं वो छोटे छोटे से हो जाते हैं, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ जाता है, उनका लेवल नीचे हो जाता है। तो उसे देखकर कवि कल्पना करता है कि धस गए धरा में सब है शाल। बारिश इतनी तेज हो रही है, ऐसा लगता है मानो डर के मारे जो शाल के वृक्ष हैं, जो सदियों से पहाड़ों पर निकले हैं, वो बारिश के डर के कारण धरती के अंदर समा गए हों। जबकि सीधी सी बात है, जब तेज बारिश होती है तो पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है और वृक्ष जो है वो नीचे हो जाते हैं। तो कवि कल्पना करता है कि प्रकृति अचानक से रूप बदल लेती है, तेज वर्षा होती है जिसमें ऐसा लग रहा है मानो डर के मारे शाल के वृक्ष जो है वो धरती में समा गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता है, क्योंकि जब ऊंचाई से तेज पानी गिरता है तो चारों तरफ धुआं धुआं सा फैल जाता है, जिसे देखकर कवि कल्पना करता है ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया हो। यो जलद यान में विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अचानक से प्रकृति फिर एक नए रूप को हमारे सामने प्रस्तुत होती है, एक नए रूप में आती है। बारिश बंद हो जाती है, चारों तरफ शांत वातावरण हो जाता है, कहीं कहीं हल्की झरनों की बहने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से आकाश में इंद्रधनुष निकल आता है। तो कवि के कल्पना करता है कि उस इंद्रधनुष को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इंद्रधनुष, इंद्र जो है, इंद्र
इंद्र जो है वो वर्षा ऋतु का देवता माना जाता है। तो ऐसा लगता, उस इंद्रधनुष को देखकर ऐसा लगता है मानो इंद्र जो है वो बादल रूपी विमान पर बैठकर आए थे और चारों तरफ अपना जादुई खेल बिखेर रहे थे। अर्थात प्रकृति में जो बार बार परिवर्तन हो रहा था, प्रकृति जो बार बार अपना रूप बदल रही थी, वो वास्तव में और कुछ नहीं था बल्कि इंद्र का एक जाल था, एक जादुई खेल था जो वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा था। अर्थात कवि के अनुसार पहाड़ों पर प्रकृति जो बार बार अपना रूप बदलती है वो वास्तव में इंद्र का जादुई खेल होता है। कभी वो तेज बारिश करते हैं, कभी अचानक से बारिश रुक जाती है और उसके बाद चारों तरफ शांति और खिला खिला मौसम छा जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो इंद्र जो है वो अपने जादुई खेल को दिखाकर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो अब ये हमारी कविता समाप्त होती है। इस तरह अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कविता समझ में आ गई होगी। मैंने पहले ही आपको बताया ये एक चित्रात्मक कविता है। इसमें कवि ने प्रकृति के पल पल में बदलते हुए रूपों को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कवि के अनुसार प्रकृति हर रूप में हर क्षण एक नया रूप लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है और अंत में बारिश बंद हो जाती है, चारों तरफ सुहाना मौसम हो जाता है, शांति छा जाती है, सिर्फ कहीं कहीं झरनों के गिरने की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है मानो अभी तक जो प्रकृति में परिवर्तन आ रहा था वो वास्तव में इंद्र का एक जादुई खेल था, जो वो खेल दिखाकर अपने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अब मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप में से कोई जो है फिर कुछ पूछना चाहता है तो वो प्लीज मुझसे पूछ सकता है। जैप्पी, जो भी कोई कुछ पूछना चाहता है वो प्लीज, अगर आपको इसमें से कोई समझ में ना आया हो तो वो पूछना चाह रहा है तो आप अपना हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं। यस, हाँ जी सबिता, आप क्या पूछना थे? मैम ये जो लास्ट पैराग्राफ के जो फर्स्ट 2 लाइन्स है ना, 10 गए धरा में और उठ रहा धुआं, वो प्लीज फिर से समझा दो। ओके, 10 गए धरा में सब भय शाल। कवि यहाँ पर कल्पना करता है कि जब तेज बारिश होती है तो क्या होता है, पानी का लेवल जो है वो ऊंचा हो जाता है और पेड़ पौधे जो है वो नीचे दिखाई देने लगते हैं। तो कवि कल्पना करता है कि ऐसा लग रहा है मानो तेज बारिश के डर के कारण शाल के वृक्ष जो हैं वो धरती के अंदर समा गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल। और बारिश जब तेज गति से नीचे गिरती है तो चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। तो उनके अनुसार ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। समझ में आ गया? यस मैम, थैंक यू। ओके, मनप्रीत आप क्या पूछना चाहते हो बेटा? मैम सेकंड लास्ट पैरा। Which one? सेकंड लास्ट पैरा। उड़ गया अचानक लोभ उधर। यस मैम। ओके, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पार। यहाँ कवि ने प्रकृति का एक अनोखा रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब तेज बारिश होती है चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और अचानक से जब पहाड़ दिखाई नहीं देते तो कवि कल्पना करता है ऐसा लगता है मानो अचानक से पहाड़ जो है वो उड़ गया हो। फड़का अपार पारद के पर, अचानक से धूप निकल आती। मैंने कहा ना प्रकृति हर क्षण एक नया रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो अचानक से धूप निकल आती है और पहाड़ हिलता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है वो पारद के समान प्रतीत होता है। पारद यानी पारे के समान हिलता हुआ प्रतीत होता है। रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि के अनुसार सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई देती है, फिर अचानक से फिर से तेज बारिश होने लगती है तो ऐसा लगता है मानो आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा हो। अब समझ में आया? यस मैम। यस।
और कोई कुछ पूछना चाहता है? एनीबडी? यस, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आपको यस, भूमिका आप क्या पूछना चाहते हो? भूमिका शर्मा। हाँ जी भूमिका, अपने आप को अनम्यूट करो भूमिका। ओके, तान्या भारती आप क्या पूछना चाहते हो? यस तान्या। मैम हाँ जी बोलो। पैराग्राफ गिरिवर, मैम गिरिवर वाला। गिरवर का गौरव गाकर झरझर मद, दिस वन, मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि के अनुसार गिरी का गौरव, जब पहाड़ों से पर बारिश गिरती है और जो उसमें मीठी आवाज सुनाई देती है, जो मीठी धुन सुनाई देती है, वो ऐसे लगती है मानो वो पहाड़ों की सुंदरता के गीत गा रहे हों, उसकी महानता के गीत गा रहे हों। और वो जो मीठी आवाज है, वो जो भी सुनता है उसकी नस नस में एक मधोशी छा जाती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। और जब पहाड़ों से झरने नीचे गिरते हैं तो जो मोटी मोटी बूंदें होती हैं वो मोती की लड़ियों के समान प्रतीक होती हैं। और जब झरने जोर से नीचे गिरते हैं तो झाग उत्पन्न होता है, जो देखकर बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। अब समझ में आया तान्या आपको? यस, अब और कोई कुछ पूछना चाहता है? यस। हाँ जी, ओके। रक्षिता थापा आप क्या पूछना चाहते हो बेटा? यस रक्षिता, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हो? मैम 5th पैरा। गिरिवर के उर से उठ उठ कर। यस मैम। ओके, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं के तरवर। इन पंक्तियों में कवि ने जो पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे पेड़ उगे हुए होते हैं, उनको जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो कवि कल्पना करता है कि पहाड़ों पर जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो ऐसा लग रहा है मानो उनके मन में आकाश को छूने की इच्छा जन्म ले रही है, अर्थात वो और ऊंचा उठना चाहते हैं, उच्च आकांक्षाएं हैं, उस आकाश को छूना चाहते हैं। और कवि के अनुसार दूर से वो पेड़ ऐसे लगते हैं मानो शांत आकाश को एकटक निहार रहे हों, शांत आकाश को देख रहे हों। उनके चेहरे पर एक चिंता का भाव है, जो इस बात का प्रतीक है कि मानो वो आकाश के रहस्य को जानना चाहते हैं। अब समझ में आया रक्षिता? यस, और कोई कुछ पूछना चाहता है? एनीबडी? सबको समझ में आया? यस आरजू, आपको समझ में आया? आरजू, अपने आप को अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ जी, आपको समझ में आया सब? यस मैम। ओके, तो आप मुझे बताओ कवि ने यहाँ पर इंद्रजाल किसे कहा है? यस आरजू, अपने आप को अनम्यूट करके बताओ। कवि ने इंद्रजाल किसे कहा है? मैम कहना है। यस, ओके रक्षिता, आप बोलिए। ओके रक्षिता, अपने आप को अनम्यूट। हाँ जी, हाँ, इंद्रजाल किसे कहा है? इंद्र के जादुई खेल को कहा है। ओके, अब कवि के अनुसार शाल के वृक्ष किस कारण से धरती में धंस जाते हैं? यस, भूमिका बिलोरिया आप बताएंगे? अपने आप को अनम्यूट करो। भूमिका, अपने आप को अनम्यूट करो। ओके, यस सजप्रीत, आपने कहा, आप बताएंगे? हाँ जी बोलो। हम बारिश के कारण। बारिश के भय के कारण, ऐसा लगता है मानो भय के कारण जो है वो धरती में धंस गए। तो क्या वास्तव में बारिश के कारण वो धंस गए होते हैं, या ये हमारी नजरों का धोखा होता है? क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है मानो कि वो उसके अंदर डर के मारे डूब गए हों। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? अब देखो बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना,
इसके क्वेश्चन आंसर पहले आप घर में अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करना, फिर नेक्स्ट क्लास में पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरा पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हिंदी नहीं पढ़ा हुआ है, मैं उनको जम्मू कश्मीर में हिंदी पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जम्मू कश्मीर में, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद हम जम्मू कश्मीर में हिंदी पढ़ेंगे। ओके, ओके मैम। एनीथिंग एल्स? टाइम ओवर नाउ, सो बाय बेटा। थैंक यू Thank you. मैम। Bye, ma'am. Thank you, बाय ma'am. Thank you, बाय ma'am. बाय Bye. थैंक बाय यू मैम। बाय Bye, ma'am. बाय बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय। Good afternoon, ma'am. Thank you. गुड आफ्टरनून। चैप्पी, लेफ्ट लेफ्ट कैसे, लेफ्ट नहीं आता मेरे को। अच्छा